हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के टॉपिक इम्यूनोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर की। और टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इम्यूनोलॉजी में हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी की जो डिफिनीशन दी गई है उसमें कहा गया है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मीन्स आपकी जो बॉडी है वो हर समय फॉरेन एजेंट्स, चाहे उसमें पैथोजन की जैसे बात की गई है डिजीज कॉजिंग में, चाहे वो आपके वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके डस्ट पार्टिकल हो जो कि फॉरेन मटेरियल है, एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम द फॉरेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर any disease, any allergic reaction that will affect your body. Then your immune system has the power to differentiate between self and non-self. मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के पास, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के पास ये पावर है कि हम सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान सकते हैं और नॉन सेल्फ को हम अपनी बॉडी से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने पूरे इम्यून सिस्टम के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इम्यूनिटी। मैंने फिर से कहा कि ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अदर कंटेंट डस्ट पार्टिकल्स हो, चाहे आपके इसमें पॉलन ग्रेन्स भी आते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, जिससे आपको हे फीवर तक हो सकता है। तो इनसे जो आपकी फाइटिंग एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। द नंबर वन इज द इनेट इम्यूनिटी, दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो हम देखेंगे कि इम्यूनिटी जो इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है वो हमारे पास बाय बर्थ है, जब से हमारी बर्थ हुई है। लेकिन जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है वो तभी डेवलप होती है जब हम किसी एंटीजन क्या है? जो फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आता है वो एंटीजन है। जैसे कि यहां मैंने अभी एंटीजन्स की बात की थी, वायरस है, बैक्टीरिया है, डस्ट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन्स है। इनको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तब हमारे इसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि कोरोना वायरस जो कि अभी 2 साल पहले ही आया, तो उससे पहले हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, लेकिन जब हमारे बॉडी इसके कांटेक्ट में आई तो हमारे इम्यून सिस्टम ने इसके अगेंस्ट में बाद में इम्यूनिटी डेवलप करी है। दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ वी विल सी द इनेट इम्यूनिटी। देखिए इनेट इम्यूनिटी के बारे में क्या कह रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मीन्स ये है कि ये किसी स्पेसिफिक के अगेंस्ट में नहीं है, हर किस्म के जो फॉरेन एजेंट हैं उनसे लड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. अगर आप खुद देखें तो जैसे कि हमारी स्किन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या है? हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों है? कि बाहर से कोई भी एजेंट आता है तो हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और हमें डर कब लगता है? जब हमारी स्किन पे कोई कट लगता है, वुंड लगता है, तो हम तुरंत कोई ना कोई एंटीसेप्टिक चीज यूज करते हैं जिससे कि हम उस वायरस या बैक्टीरिया को किल कर सके एंट्री होने से।
तो सबसे पहली चीज आपने यहां देख ली कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है। ये अलग बात है कि वो फाइनली उससे जीत पाती है एजेंट से या नहीं, लेकिन लड़ने की कोशिश करेगी। और एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दूसरा क्या है, सिंस बर्थ है। इसमें 4 टाइप्स के लेवल के बैरियर हैं। पहला आपका फिजिकल बैरियर है, जिसकी भी हम बात करेंगे। उसका फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जिसमें मोस्टली केमिकल बैरियर्स आते हैं। फिर सेलुलर बैरियर्स हैं, जो कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं। फिर कुछ अदर केमिकल्स हैं, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी में हम 4 टाइप के बैरियर पढ़ते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल आपका फिजिकल बैरियर में क्या हो जाएगा, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट and urogenital tract also help in trapping the microbes entry in our body। अब आपको पता है कि जो आपका माउथ होता है, ठीक है ना, तो हमेशा ओपन होता है। तो जो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में होते हैं, चाहे वो ऐसे जाएं, आपके हैंड के थ्रू जाएं या फूड के थ्रू जाएं, वो तो एंट्री करेंगे आपके माउथ के अंदर। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी जो लाइनिंग है, ये उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, तो वो ट्रैप कर लेता है। तो आप कहेंगे 2 एग्जाम्पल आएंगे फिजिकल बैरियर में। नंबर 1 आपका आएगा स्किन, और नंबर 2 आपका क्या आएगा, म्यूकस कोटिंग या म्यूकस लाइनिंग। और म्यूकस लाइनिंग कहां है, 3 जगह है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। Now we will discuss next 3. Now number 2 is a physiological barrier. Acid in the stomach, आपको पता है कि आपके स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। Saliva in the mouth, tears from eyes, all prevent microbial growth। तो सलाइवा देखिए, आपका सेकंड एग्जाम्पल हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर में, और थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, टीयर्स हो गया। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे, एसिड इन स्टमक, नंबर 2 सलाइवा, और नंबर 3 आपका टीयर्स। यहां आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सलाइवा और टीयर्स है, इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये म्यूकस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और ये लाइसोजाइम किल करता है बैक्टीरिया को, उसकी सेल वॉल नहीं बनने देता। ठीक है, थर्ड वन इज द सेलुलर बैरियर। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, क्योंकि आपके ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हैं, RBC, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट कहते हैं। सेकंड वन इज द WBC, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट कहते हैं। और थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। उनमें से जो डिफेंस सिस्टम का काम है वो WBC का है, ल्यूकोसाइट का है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs कौन कौन सी, ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखना आपको है। तो फर्स्ट इज द PMNL, प्लूरो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल जिन्हें कहते हैं, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, और मैक्रोफेजेस। ये क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देती हैं बैक्टीरिया को या वायरस को। जैसे ये मान लीजिए सेल पड़ी है कोई भी इनमें से, और ये आपका माइक्रोबाया, तो क्या करेंगे, ये वही अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया इनके चारों तरफ बनाएंगे। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर इसको ले लेंगे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, और फिर लाइसोसोम जो हमारा होगा, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जाके इसको डाइजेस्ट कर देगा। इस तरीके से फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये 4 टाइप की सेल्स, एक तो PMNL, प्लूरोमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस, ये किल कर देती हैं फेगोसाइटोसिस के द्वारा माइक्रोब्स को। फिर से मैं एक बार मैं लिख देता हूं आपके, इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं, 4 एग्जाम्पल आ रहे हैं। कौन कौन से, नंबर 1 PMNL है, दूसरी मोनोसाइट है,
तीसरी आपकी नेचुरल किलर सेल जिसको हम NK सेल भी कहते हैं शॉर्ट में। फोर्थ आपकी मैक्रोफेजेस है। क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया भी था। ये प्रोसेस कहलाती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है। द लास्ट बैरियर इन द इनेट इम्यूनिटीज दैट इज साइटोकाइन बैरियर, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स, और जो कहां से सिक्रीट होते हैं, वायरस इंफेक्टेड सेल से। और वो कौन से केमिकल है, इंटरफेरॉन। अगर आपसे साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल पूछा जाए उसमें आप क्या लिखेंगे, इंटरफेरॉन। और दूसरी खास बात क्या है, ये कहां से सिक्रीट होते हैं, उन सेल से जो कि वायरस इंफेक्टेड होती है। यहां देखिए दिखाया गया है कि वायरस इंफेक्टेड सेल है, ये इंटरफेरॉन सिक्रीट कर रही हैं, और ये नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं अभी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस तरीके से आपके चारों टाइप के बैरियर कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। ये चारों कैटेगरी किसमें आएंगी, इनेट इम्यूनिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने बताया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो उसको क्या कहते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, ये कब डेवलप होती है, जब पैथोजन या एंटीजन से आप कांटेक्ट में आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। आपने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो भी कंपोनेंट बनेगा, अभी हम आगे देखेंगे जैसे कि एंटीबॉडीज, वो केवल उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही बनेगी, इसलिए ये स्पेसिफिक ही होती है। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है कि इसके अंदर मेमोरी हो, जबकि इनेट इम्यूनिटी जिससे पहले हमने पढ़ी उसकी कोई मेमोरी नहीं है। चाहे एंटीजन पहली बार आए, दूसरी बार आए, उतनी ही ताकत से लड़ेगी। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly specific intensified secondary or anamnestic response. This is specified by to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. मतलब इनका मतलब ये है, अगर हम इसका ग्राफ देखें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, तो पहली बार जो हमारी बॉडी में एंटीजन आया होगा तो एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ होगा जो कि बहुत स्लो रहा होगा, लेकिन वही पैथोजन जब दोबारा आएगा तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है। जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, वही एंटीजन दोबारा आता है तो उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होता है और केवल ये मेमोरी की पावर की ही ताकत है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। एक्चुअल में जब हम वैक्सीनेशन देखेंगे तो वैक्सीनेशन में हम देखेंगे कि हम जानबूझ के प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट करा देते हैं, जिससे कि जब रियल में वो पैथोजन हमारी बॉडी में आए बहुत तेजी से हम उसको किल कर सकते। That's why. Now the component of the acquired or adaptive immune system, they are the lymphocytes. lymphocytes जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट है। उसमें एक टाइप होता है लिम्फोसाइट और ये दो टाइप की होती हैं, बी सेल एंड ई सेल। भी हम देखेंगे इसको। बी सेल जो रिस्पॉन्स कॉज कराती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और टी सेल जो रिस्पॉन्स कॉज कराएगी उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। The primary and secondary response are carried out with the help of two specific type of lymphocyte present in our blood. They are B lymphocyte and these are T lymphocyte. जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बी सेल का यहां मतलब क्या है, बोन मैरो। ये बोन मैरो में मैच्योर होती हैं बी सेल, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट में टी का मीन्स है थाइमस, ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं, इसलिए ये क्या है, टी लिम्फोसाइट। वो मैंने आपको बता ही दिया कि बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमोरल का मतलब ब्लड होता है,
और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है। बी सेल एक्चुअल में जो रोल है बी सेल का वो क्या है कि बी सेल जब एंटीजन से बाइंड होती है, देखिए यहां दिखाया गया है एंटीजन रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर है, ये एंटीबॉडी की तरह ही होता है। तो ये बी सेल डिवाइड होती है किसमें? प्लाज्मा सेल में, एंड सेकंड वन इज द मेमोरी सेल। और मेमोरी सेल तो जैसे बताया कि नेक्स्ट टाइम के लिए रुक जाएगी, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कराना होगा। और जो प्लाज्मा सेल है वो क्या बना देगी? एंटीबॉडीज। तो बी सेल ही एंटीबॉडी बनाती है, टी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सेल देखिए एंटीजन से अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स कॉज करता है, प्लाज्मा सेल्स बनती हैं, मेमोरी सेल्स बनती हैं, इसमें से प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी बनाती है। जबकि देखिए इनके बनने में हेल्प कौन कर रही है? टी सेल। इसको क्या कहते हैं? हेल्पर टी सेल। आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि जो एड्स का वायरस है इन्हीं हेल्पर टी सेल्स को खत्म करता है और एंटीबॉडी इसलिए हमारी बॉडी में नहीं बन पाती और हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाता है। बी सेल, द बी lymphocytes produce an army of proteins in response to the pathogen into our body to fight them। तो हमारी बॉडी में जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें एंटीबॉडीज आती हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है। ये है एंटीबॉडी, है ना। और ये क्या है? केमिकली ये प्रोटीन है। और इनको और क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आपने 11th में अगर ब्लड पढ़ा होगा तो ब्लड में बताते हैं 3 प्रोटीन होती हैं, उनमें से एक प्रोटीन जो प्लाज्मा की प्रोटीन है जिसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, वो यही इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, इसलिए इसको शॉर्ट में आईजी कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ लिखा हुआ आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन है ये 4 चेन की बनी है, इसमें से ये 2 हैवी चेन है, ठीक है, ये और ये 2 लाइट चेन है। वाई शेप स्ट्रक्चर है, ये 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। हैवी चेन जो होती है लगभग 440 अमाइनो एसिड की बनी होती है, 440, और जो लाइट चेन है वो 220 अमाइनो एसिड की बनी होती है, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बॉन्डेड होती हैं। 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा? H2L2। और आपके सिलेबस में जो टाइप दे रखा है वो IgA दे रखा है, IgM दे रखा है, IgE दे रखा है और IgG। तो आप कहेंगे कि एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, इसलिए फार्मूला H2L2 है, ठीक है। ये देखिए एन टर्मिनल है इस प्रोटीन का, उस पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को अपने से बाइंड कर सकती है, ठीक है। और एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब आते हैं टाइप पे, IgG, IgE, IgD, IgM, IgA। आपकी एनसीईआरटी में IgD की बात नहीं की गई है। देखिए कुछ चीजें खास हैं। पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ G, E, D और M और A का क्या मीन्स है। देखिए G का मीन्स होता है गामा, E का मीन्स होता है एप्सिलॉन, D का मतलब होता है डेल्टा, M का मतलब होता है म्यू और A का मतलब होता है अल्फा। These are according to the best book of the immunology that Cube describe this, that is the what is the meaning of G, E, D, M and A। ये आपको कम बुक्स में मिलेगा, ठीक है। Now we will discuss the T cell। जैसा कि मैंने बताया टी सेल कहां मैच्योर हो रही है? थाइमस में हो रही है। दूसरी चीज, यहां एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसका जो मेन रोल होगा वो किसमें होगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन में होगा, सेल को डिस्ट्रॉय करने में, जो कि हम बॉडी से बाहर से लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, T lymphocyte mediated immunity, very often when some human organ like heart, eye, liver जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, बाहर से जो हम ऑर्गन लेते हैं अपनी बॉडी में, उनको हम क्या कहते हैं?
ग्राफ्ट कहते हैं, ऑर्गन डोनेशन के टाइम, और उनके रिजेक्शन में जिसका रोल है वो किसका है, सेल्यूलर इम्यूनिटी का रोल है, और सेल्यूलर इम्यूनिटी में किसका रोल है, टी सेल्स का है। क्लियर? तो ये हमारी बॉडी के अंदर पावर है कि हम सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम जैसा कि स्टार्टिंग लेक्चर में हमने बात की है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड ऑफ ऑनसेट। इनेट इम्यूनिटी तो भाई इमीडिएट काम करती है, आपकी स्किन है बैक्टीरिया से तुरंत लड़ेगी, लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, मे बी 3 डेज का लैग फेज हो सकता है। स्पेसिफिसिटी, तो आपको पता है इनेट इम्यूनिटी में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। किसके लिए, कि जो भी एंटीबॉडी बनेगी वो हर एंटीजन के लिए, हर वायरस के लिए अलग अलग बनेगी। डाइवर्सिटी, इनेट इम्यूनिटी में कोई डाइवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी है जितने टाइप के एंटीजन उतने टाइप की एंटीबॉडी होती है। अब स्किन तो आपको हर के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, ये उसकी पोटेंसी लो होती है, इसकी हाई होती है। दूसरा क्या है, इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी होती है। दूसरा, ये सिंस बर्थ होती है, और एडाप्टिव इम्यूनिटी आफ्टर द कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन तब डेवलप होती है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, जैसा कि मैंने बताया था, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो सेल इन्वॉल्व हो रही है वो बी लिम्फोसाइट हो रही है, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हो रही हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रही है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में यस एंटीबॉडी का रोल होता है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता, नो इन्वॉल्वमेंट। ये ब्लड में एंटीजन को आइडेंटिफाई करती हैं, जबकि ये इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जो रिप्रेजेंट होते हैं एंटीजन उन पर अटैक करती हैं। यहाँ ब्लड का कोई रोल नहीं है। हाउ आर पैथोजन किल्ड, बाय एंटीबॉडीज, जबकि यहाँ किलर टी सेल, क्योंकि टी सेल्स दो टाइप की, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल तो 20 एंटीबॉडी बनने में हेल्प करती हैं, जो किलर सेल किल करने में हेल्प करती हैं। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये फंक्शनिंग हेल्पर टी सेल कर रही है, फिर किलर सेल बनाती है, फिर किलर सेल देखिए ये सेल्स को खत्म कर रही है। फिर हाउ डू सेल डिवाइड, वंस दे आर स्टिमुलेटेड, सेल डिवाइड into either plasma cell or memory cell. Cells divide into different types of specialized T cell. यहाँ प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बन रही है, जबकि यहाँ प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स नहीं बनती है। तो ये आपके टॉपिक थे कुछ, जहां हमने आज डिफरेंशिएट सीखा कि दोनों टाइप की इम्यूनिटी, जो कि आपकी इनेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। तो हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते थे कि हम इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारा इनेट है, दूसरा हमारा एडाप्टिव है जो आज हमने सीखा, या एक्वायर्ड जिसे हम कह रहे थे, एडाप्टिव और एक्वायर्ड। और ये फिर दो टाइप की है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड। नाउ थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे इस पर, आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पर, वैक्सीनेशन पर, ऑटो इम्यूनिटी पर, एलर्जिक रिएक्शंस पर और इम्यून सिस्टम में, लेकिन वो आपका सेकेंड लेक्चर है। थैंक यू।